बहुभुज पॉलीगन। सबसे पहली बात हम करते हैं कि बहुभुज होता क्या है। सबको पता है, जैसे नाम से दिख रहा है बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं। तो एक ऐसी आकृति, दो या दो से अधिक भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जो बंद हो, या एक दो या दो से अधिक भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। दो से अधिक भुजाओं से, दो से अधिक भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसी आकृति है, बंद आकृति है, जिसमें दो से अधिक भुजाएं हैं, वो बहुभुज है। जैसे हम बात कर लेते हैं बहुभुज में, एक त्रिभुज, इसमें एक दो तीन भुजाएं, तो ये हमारा क्या है? बहुभुज है। अब बात करते हैं बहुभुज होता कितने तरह का है। तो हम बात कर ले तो बहुभुज होता है हमारे पास दो तरह का बहुभुज होता है। एक होता है उत्तल बहुभुज, और एक होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन, और अवतल बहुभुज का मतलब कॉनकेव पॉलीगन। अब हम बात करते हैं ये उत्तल बहुभुज क्या है और ये अवतल बहुभुज क्या है। तो पहले से हमने बात की बहुभुज क्या है, तो बहुभुज यही था कि दो से अधिक भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो जो भी बहुभुज की बात आएगी उसमें कम से कम दो से अधिक भुजाएं, मतलब तीन या तीन से अधिक भुजाएं होंगी। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। तो उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है। एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 से कम होता है वो कहलाता है उत्तल बहुभुज। 180 से कम का मतलब क्या? जैसे हम उदाहरण पे लें तो पहली बात करते हैं त्रिभुज की। कोई भी त्रिभुज होगा, क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 अंश होता है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि प्रत्येक कोण 180 से कम होगा। हम ले लेते हैं आयत, या ले लेते हैं वर्ग। मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है वो हमारा कहलाता है उत्तल बहुभुज। अब हम बात करते हैं अवतल बहुभुज की। एक ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 अंश से अधिक हो। दूसरा है हमारे पास अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज की परिभाषा क्या है? परिभाषा होगी तो हम आसानी से टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे। एक ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 अंश से अधिक होता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिगर में आता है। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया, हमने ये ले लिया, तो जो ये हमारा कोण होगा ये 180 से कम होगा, ये हमारा कोण होगा ये भी 180 अंश से कम होगा, ये हमारा कोण होगा 180 अंश से कम होगा, ये भी 180 अंश से कम होगा। लेकिन जब ये वाला लेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल बना के 180 अंश से अधिक हो जाएगा। तो जो हमारा ये फिगर दिखेगा, ऐसा कुछ फिगर दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो पहली चीज़ हमने पढ़ी कि बहुभुज क्या है? दो से अधिक भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज दो तरह का होता है, एक उत्तल बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 से कम होता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। और अवतल बहुभुज क्या है? एक ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 अंश से अधिक होता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं इस पर। अब हमने बहुभुज पढ़ा है, तो बहुभुज में हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आता है अंतःकोण का योग क्या है, बाह्य कोण का योग क्या है, अंतःकोण की माप क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या है। तो हम शुरू करते हैं पहली चीज़ यहाँ से, किसी भी
बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। सभी अंतः कोणों का योग। इसको देखने से पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कैसे हम फार्मूला निकालते हैं और कैसे क्या होता है। जैसे मान लिया हमने देखा त्रिभुज, और हमको त्रिभुज के बारे में पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि अगर एक सीधी रेखा जो होती है ये कितने अंश का कोण बनाती है। जो तो एक सीधी रेखा सबको पता है वो 180 अंश का कोण बनाती है। तो इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं, 1 2 3। अगर हम 3 पे लेंगे तो 180 गुणे 3 करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम बहुभुज ले रहे हैं तो दो भुजाओं को हम छोड़ दे रहे हैं, एक भुजा को के बराबर ले रहे हैं, तो उसका अंतः कोण आ जा रहा है। तो मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 3, और कितनी छोड़नी है, 2 छोड़ देनी है, और जो बचा उसको 180 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ गया इसके अंतः कोणों का योगफल। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास है, वही देखना है। जैसे हमने देखा यहाँ पे आयत ले लिया हमने, तो आयत में 4 भुजाएं हैं और हमको पता है कि आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 होता है। तो अगर हम उसी कॉन्सेप्ट पे जाएं, हमको 2 भुजाएं कोई भी छोड़ देनी है, 2 हमने छोड़ दिया तो कितनी भुजाएं बची, 2 भुजाएं बची। तो पहले 4 थी, हमने 2 छोड़ दी और जो बचा उसको 180 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 180 गुणे 2 बराबर 360। मतलब क्या है, कोई भी बहुभुज आता है अगर उसके सभी अंतः कोणों का योगफल पूछ रहा है, तो जैसे 5 भुजाएं दी हैं, 2 आपको छोड़ देनी है, बाकी को 180 से गुणा कर देना है। 10 दे रहा है तब भी आपको 2 छोड़ के 180 से गुणा कर देना है। अगर यहाँ पे n भुजाएं दे रहा है तो n में भी 2 छोड़ देना है। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज, किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n, जितनी भुजाएं होंगी उससे 2 कम करना है और बाकी को 180 से गुणा कर देना है। तो ये पहली चीज़ हो गई। पहला कॉन्सेप्ट ये आया, किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, n - 2 गुणे 180। आप इसको रटिए मत, सीधे से कॉन्सेप्ट यही पे है कि जो भी बहुभुज आएगा, 10 भुजाओं वाला आएगा, 15 भुजाओं वाला आएगा, 20 भुजाओं वाला आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको 2 भुजाएं कम करनी है, बाकी 180 से गुणा कर देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं, किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, अब इसकी बात करते हैं, बाह्य कोण की बात कर लेते हैं पहले। जैसे हमको पता है ये त्रिभुज है, हमने मान लिया ये हमारे पास 60 अंश का है, ये हमारे पास 70 अंश का है और ये हमारे पास 50 अंश का है। क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज जब भी होगा कम से कम 180 होना चाहिए तीनों कोणों का योगफल। तो कितना आया, 180 दिख रहा है यहाँ पे। अब बाह्य कोण की बात करें, इसको अगर इधर बढ़ा लेते हैं तो इसका बाह्य कोण ये बन जाएगा, अगर इसको इधर बढ़ा लेते हैं तो इसका बाह्य कोण ये बन जाएगा, अगर इसको इधर बढ़ा लेते हैं तो इसका बाह्य कोण ये बन जाएगा। और हमको पता है कि एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये 70 है, एक सीधी रेखा पे बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 110। अगर ये 50 है, एक सीधी रेखा पे बना है तो हो जाएगा 130। और अगर ये 60 है, एक सीधी रेखा पे बना है तो ये हो जाएगा 120। तो हमारे पास बाह्य कोण आ गए 120, 130 और 110। अगर हम तीनों को जोड़ रहे हैं तो 110, 130 और 120 मिला के हो जाएगा 3 2 5 1 6 360। इस केस में 360 आया। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हम एक आयत ले लेते हैं। आयत में सबको पता है आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, सबको पता है 90 अंश 90 अंश 90 अंश। अगर इसका हम इसको बढ़ा लें तो इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, इसको बढ़ा लें इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, इसको बढ़ा लें इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, अगर इसको बढ़ा लें तो इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योगफल 180 होता है। 90 निकल गया, 90 बचा, ये 90 तो ये भी 90, और अगर ये 90 तो ये भी 90, और अगर ये 90 तो ये भी 90। अगर सभी बाह्य कोणों को जोड़ेंगे
तो फिर भी 360 आएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड आंसर इसका है। किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की बात अगर करेगा तो सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 अंश। इसमें कोई फार्मूला नहीं करना है। 10 भुजाओं वालों की बात कर रहा है, 15 भुजाओं वालों की बात कर रहा है, तो 360 अंश ही बाह्य कोणों का योगफल आएगा। उसमें 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, कुछ से कोई मतलब नहीं है। अगर बाह्य कोणों के योगफल की बात कर रहा है तो 360 उसका स्टैंडर्ड आंसर है। दो चीजें हो गई यहाँ पे। किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल n-2 गुणे 180 और किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो कौन सा बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योगफल तथा बाह्य कोणों का योगफल बराबर होता है। तो वहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि वो कौन सा बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे हम वर्ग लें, आयत लेते हैं, ये आयत हो गया हमारे पास और ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। तो हमको पता है इसके आयत के सभी अंतः कोणों योगफल 360, इसके भी सभी अंतः कोणों योगफल 360 और बाह्य कोणों योगफल तो सबका 360 होता है। इसका मतलब जो 4 भुजाओं से बना बहुभुज है, 4 भुजाओं से घिरा जो बहुभुज है, उसके अंतः कोणों का योगफल और उसके बाह्य कोणों का योगफल आपस में बराबर होगा। तो नोट पॉइंट इसका लिख लीजिए। चार भुजाओं से घिरा बहुभुज, 4 भुजाओं से घिरे बहुभुज के अंतः कोणों व बाह्य कोणों का योगफल बराबर होता है। जो भी आकृति है हमारे पास 4 भुजाओं से घिरी है, तो 4 भुजाओं से घिरे बहुभुज का जो अंतः कोणों का योगफल होगा और जो बाह्य कोणों का योगफल होगा वो आपस में बराबर होगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल n-2 गुणे 180 आपको रटना नहीं है, सीधा दिमाग में रखना है। कोई भी बहुभुज देगा 10 भुजाएं होंगी, 12 भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 आपको कम करके 180 घटा देना है, 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ जाएगा। और किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। वो स्टैंडर्ड आंसर है, कोई भी बहुभुज होगा 360 ही होगा। अब बहुभुज में 2 तरह के और पढ़ लेते हैं। एक होता है हमारे पास समबहुभुज, समबहुभुज क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबहुभुज कहलाता है। एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण व भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज क्या है? एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण व भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबहुभुज कहलाता है। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है और प्रत्येक भुजा बराबर है। हम ले लेते हैं वर्ग, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है और प्रत्येक भुजा बराबर है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसका वेरिएशन क्या है देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग, फार्मूला वही है n-180, फार्मूला वही है n-2 × 180। अब प्रत्येक कोण की बात करेगा, समबहुभुज है मतलब सभी भुजाएं सेम है और सभी कोण बराबर हैं। तो अगर हम बात करें
समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण की माप। अगर n भुजाएं हैं तो n-2 गुणे 180/n, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या है। ये हमने अंतः कोण की बात की, अब बाह्य कोण की बात कर लेते हैं। तीसरा इसका था समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप। हमको पता है कि जो समबहुभुज, कोई भी बहुभुज होता है उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। तो अगर n भुजाएं हैं तो 360/n, जहाँ n भुजाओं की संख्या। ये हो गया हमारा कोणों का योग निकालना, कोण वही है। हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले पूरा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। ये हमने बात कर ली समबहुभुज या बहुभुज के अंतः कोणों की माप या प्रत्येक कोण की माप या अंतः कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल। तीन चीज़ें पढ़ी हैं। पहला था प्रत्येक किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, तो n-2 गुणे 180। दूसरा था हमारे पास किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, तो 360। समबहुभुज में आ गए, विषम बहुभुज में आ गए। अब हम बात करते हैं विकर्ण की, क्योंकि इस पर विकर्ण का क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकर्ण हर बार पूछा जाता है। डायगोनल। अब हम बात करते हैं विकर्ण क्या है। पहले हम विकर्ण की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद विकर्णों की संख्या निकालेंगे। विकर्ण, डायगोनल। जैसे हम कोई भी आकृति बनाते हैं, जैसे हमने मान लिया कि एक आयत बनाया, ये आयत है। अब इसमें हम बात करें विकर्ण क्या है, विकर्ण की परिभाषा क्या है, तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है विकर्ण। अगर हम बात करें एक आयत है, इसमें पूछा जाए विकर्ण क्या है, तो हमको पता है कि अगर हम इससे इसको मिला रहे हैं तो विकर्ण नहीं बन रहा है, क्योंकि एक भुजाएं मिल रही हैं। अगर हम इससे इसको भी मिला रहे हैं तब भी विकर्ण नहीं बन रहा है, इससे इसको मिला रहे हैं तब भी विकर्ण नहीं बन रहा है, और इसको इससे मिला रहे हैं तब भी विकर्ण नहीं बन रहा है। अगर हम इसको इससे मिला रहे हैं तो एक विकर्ण बन गया, और अगर हम इसको इससे मिला रहे हैं तो भी एक विकर्ण बन गया। मतलब हम अगर एक भुजा को छोड़ के दूसरी भुजा से उसको मिला रहे हैं तब विकर्ण बन रहा है। मतलब ये क्या है, ये हमारे शीर्ष हैं, इनको वर्टाइसेस बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, अगर इसकी परिभाषा देखें, परिभाषा समझ लेंगे तो आसानी से टॉपिक हो जाएगा। तो विकर्ण की परिभाषा क्या है, हम इसको इससे मिला रहे हैं, मतलब ये वाला है, ये वाला हम छोड़ रहे हैं, इस पे मिला रहे हैं। मतलब क्या हुआ, दो आक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। शीर्ष का मतलब क्या है, जहाँ पे भुजाएं आके मिलती हैं। एक भुजा इधर से गई, ये हुआ, ये भुजा इधर से थी, इसका शीर्ष हो गया। तो एक शीर्ष छोड़ा हमने, इस पे मिलाया इसको, तो विकर्ण बना। तो विकर्ण की परिभाषा क्या है, दो आक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली दो आक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, दो आक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। विकर्ण क्या है, दो आक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला टाइप बनेगा इस पे, किसी बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या।
विकर्णों की संख्या। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एक शीर्ष, किसी बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या। अगर हम बात करें एक एग्जांपल लेके कि हमने आयत लिया, यहाँ पे आयत में एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, तो हम कोई भी एक शीर्ष लें तो देख पा रहे हैं कितने विकर्ण हम खींच पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक शीर्ष से हम एक विकर्ण खींच पा रहे हैं। यहाँ पे अगर ये वाला शीर्ष ले रहे हैं तब भी एक विकर्ण खींच पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि विकर्ण यहाँ पे एक शीर्ष से कितने खींचे जा रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। वो क्या है, अभी तक हमारे पास भुजाएं कितनी थी, 1 2 3 4, शीर्ष कितने हैं 1 2 3 4। हमने देखा एक भुजा से हमने विकर्ण खींचे कितने, एक, भुजाएं कितनी हैं 4, एक खींचा मतलब कितने शीर्ष हमने छोड़ दिए, कितनी भुजाएं छोड़ दी 3। तो अगर यहाँ से हम क्या कर दें, 4 भुजाएं थी 3 कम कर दिए तो एक शीर्ष के विकर्णों की संख्या आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम पूछा जाएगा हमसे कि एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं तो जितनी भुजाएं होंगी उसमें से 3 भुजाएं हम छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n-3। मतलब फार्मूला बन गया कि किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या होती है n-3। हमेशा एक विकर्ण एक शीर्ष से पूछा जाएगा तो विकर्णों की संख्या हो जाएगी n-3। एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक पंचभुज ले लेते हैं, पंचभुज ले लिया तो एक शीर्ष ये है, अगर इससे हम विकर्ण खींचें एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि हमने विकर्ण की परिभाषा पढ़ रखी है कि दो अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा विकर्ण कहलाती है। अगर हम इसको देखें तो इसको छोड़ के ये मिला रहे हैं, अक्रमागत हो गया। अगर इसको देखें तो इसको छोड़ के ये मिला रहे हैं, इसका मतलब ये भी अक्रमागत हो गया। तो सीधी सी बात है, जब भी किसी भी बहुभुज के एक विकर्ण से खींचे जाने वाले एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या पूछेगा तो जितनी भुजाएं होंगी उसमें से हम 3 कम कर देंगे तो हमारे पास विकर्णों की संख्या आ जाएगी। इसमें कितनी भुजाएं थी, पंचभुज था 1 2 3 4 5, तो 5 में से हमने 3 कम कर दिया, सीधा हमारे पास 2 आ गया, जो कि 2 विकर्ण यहाँ पे खींचे जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या होती है n-3। ये एक शीर्ष था, अगर इसमें दूसरा पूछ ले कि किसी बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। किसी बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे आयत ले लेते हैं, आयत लेके कर रहे हैं क्वेश्चन हम लोग। आयत हमने ले लिया तो हमने देखा यहाँ पे सभी विकर्ण पूछे जा रहे हैं, मतलब कि कहीं से भी खींच दो, एक यहाँ से हमने खींच दिया ये हो गया, एक यहाँ से हमने खींच दिया ये हो गया। मतलब इस आयत में हमने कितने विकर्ण खींचे, 2 विकर्ण खींचे। तो यहाँ पे क्या था, अभी तक हम देख रहे थे यहाँ पे एक शीर्ष ले रहे थे, अब हम सभी शीर्ष ले रहे हैं यहाँ पे। तो सभी शीर्ष लेने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया कि जब एक शीर्ष पे था तो एक शीर्ष पे हमने निकाला था n-3, अब सभी शीर्ष आ गए। सभी शीर्ष आने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भुजाएं थी सब लेनी है। जब एक शीर्ष पे हमने n-3 लिया था, सभी शीर्ष मतलब 1 2 3 4, तो 4 शीर्ष पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम पहले से ये वाला विकर्ण काउंट कर चुके हैं, इसलिए बाई 2 कर देंगे। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम एक विकर्ण पे खींच रहे थे तो n-3 बन रहा था। अब कह रहा है कि सभी विकर्णों पे खींचना है, तो सभी विकर्णों पे खींचना है मतलब सभी भुजाओं पे विकर्ण बनेगा। तो यहाँ पे n हमने ले लिया और हम यहाँ पे एक काउंट कर चुके हैं, इसलिए इस हमने बाई 2 कर दिया। तो 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे कि किसी बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या। एक शीर्ष पे हम n-3 निकाल रहे हैं और दूसरे शीर्ष पे हम निकाल रहे हैं n-3/2। तो ये फार्मूला है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, किसी
किसी बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या 5 है। किसी बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या 5 है तो उस बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करो। भुजाएं क्या होंगी? सीधा सा क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या 5 है तो उस बहुभुज की भुजाएं क्या होंगी? तो हमको पता है किसी बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है? n-3/2। तो कुल विकर्ण है कितने? 5। तो सीधी सी बात है, उसको उधर भेज देते हैं। n-3 ये 10 हो गया। तो यहाँ पे आया n-3 बराबर 10। अगर इसको हम और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास n² 3n- बराबर 10। लंबा हो जाएगा तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करा लो। अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं तो 10 हमारे पास आ जाता है। तो इसका मतलब कि ये हो गया n बराबर कितना? 5। तो इसमें उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? 5। तो बस ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे अगले दिन मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि हम लोग और अच्छे से काम कर सकें। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।